नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 2 की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा दूसरा पाठ है कच्छ की सैर। अब कच्छ की सैर, अब सैर यानी प्रवास। इसके बारे में तो आप अच्छी तरह की प्रवास आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे पास एक स्थान है, स्थल है कच्छ। कच्छ भी आप नाम से वाकिफ हैं, कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है वो भी आपको पता है। तो हमारे पाठ 2 में कच्छ के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इस बारे में इस पाठ में संपूर्ण चर्चा की गई है। पहले हम उसके कुछ शब्दार्थ देख लें, उसके बाद हम आगे पूरे पाठ को संक्षिप्त में समझेंगे। शब्दार्थ में देखिए, अनूठा तो निराला, अनोखा। यात्री तो प्रवासी, मुसाफिर। द्वार तो दरवाजा, कपाट। काल तो समय, वक्त। पावन तो पवित्र अथवा शुद्ध। पर्व यानी कोई उत्सव और त्योहार, दोनों शब्द से जानते हैं। पहाड़ तो पर्वत, नग। मजार, मजार ये मुस्लिम शब्द है मित्रों। मजार यानी दरगाह। किसी व्यक्ति की मृत्यु जब मुसलमान धर्म में हो जाती है, मुस्लिम धर्म में, तो उन लोगों को जमीन में दफनाया जाता है। उसके ऊपर, कब्र के ऊपर ईंट से और सीमेंट से उसको एक चबूतरे की तरह बना दिया जाता है और उस पर लोग चादर चढ़ाते हैं, है ना। तो मजार यानी दरगाह अथवा मकबरा, जिसको तुम एक समाधि शब्द से भी जानते हो, है ना। हिंदी में हम लोग समाधि कहते हैं। संपत्ति यानी धन अथवा दौलत। विरोधी शब्द में देखें, सूर्योदय यानी सूर्य का उगना, सूर्यास्त यानी सूर्य का डूबना। सर्जन तो उसका विरोधी शब्द विसर्जन। सर्जन यानी कुछ नई रचना करना, और विसर्जन यानी उस रचना का उसको ध्वंस कर देना। स्मरण तो विस्मरण, स्मरण यानी याद करना, विस्मरण यानी भूल जाना। पावन, अपावन। सुंदर तो कुरूप अथवा बेडौल, है ना। कुरूप भी आता है उसका आंसर और बेडौल भी आता है। गांव तो शहर। इधर हमारे पास कुछ शब्द समूह है, कठिन है। देखो, रेत ही रेत यानी चारों तरफ रेत फैली हो तो उसको हम रेगिस्तान भी बोलते हैं और मरुस्थल के नाम से भी उसको हम जानते हैं। आपको पता है ना ऊंट कहाँ चलता है, तो रेगिस्तान में, यानी जहाँ पर रेत ही रेत हो तो रेगिस्तान अथवा मरुस्थल। जैनों का पूजा स्थल, जैसे आप हिंदू धर्म में कहते हैं ना, हमारे धर्म में जो हम पूजा करने जाते हैं तो मंदिर, सिख लोग जाते हैं तो गुरुद्वारा, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग जाते हैं चर्च में। तो इस प्रकार जैन लोगों का जो पूजा स्थल है, जैनों का पूजा स्थल, यानी जहाँ जैन लोग अपनी पूजा करते हैं, तो जिनालय, यानी उस मंदिर को जिनालय शब्द से जानते हैं। देखने योग्य यानी दर्शनीय, जो देखने लायक वस्तु हो उसको हम कहते हैं दर्शनीय। दर्शन करने योग्य, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। रमण करने योग्य यानी रमणीय, रमण करना यानी सुंदर लगना, घूमना। विविध वस्तुओं का संग्रह स्थल यानी संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज वस्तुओं को हम रखते हैं और दूसरे लोग जब काफी पहले के समय की चीज वस्तुओं को देखते हैं तो उस संग्रहालय में क्या होता है, पुरानी चीज वस्तुओं का संग्रह करके उसको संभाल कर उसकी मुआवजत की जाती है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों को भी पुरानी चीज वस्तुओं से समझ मिल सके, है ना। और आइए आज हम पाठ 2 कच्छ की सैर। तो कच्छ की सैर पाठ का आज हम सारांश समझेंगे। आपके पास पुस्तक भी है, पुस्तक में काफी विस्तार पूर्वक दिया गया है। आज उसको मैं संक्षिप्त में आपको समझा भी रही हूँ, जिसके कारण पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और विस्तार से वो समझ में भी आ सकता है ना। तो पहले तो देखिए इस पाठ में क्या है। तो भारत में अनेक देखने लायक स्थल है ना। आप अपनी पुस्तक में भी पाठ 2 खोलेंगे तो ये सारी बातें उसमें है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है कि इसमें कुछ संक्षिप्त में समझाया गया है, ठीक है। तो देखिए भारत में देखिए देखने लायक अलग अलग अनेक प्रकार के स्थल है ना। भारत के बाहर भी है, हमारे भारत में भी अलग अलग जो राज्य है उनमें भी है। हमारा भारत एक देश है और देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य अपनी किसी न किसी खूबी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे यहाँ पर कच्छ की बात आज हम करेंगे। तो देखिए भारत में गुजरात एक रमणीय प्रदेश है ना। और रमणीय यानी यहाँ पर शब्दार्थ हम समझ भी चुके हैं, PDF फाइल के द्वारा भी आपके पास हम पहुँचा रहे हैं, है ना। तो आगे आप पाठ की ओर चलेंगे। गुजरात में कच्छ जिला
किसके लिए आकर्षण का केंद्र है? तो आपकी पुस्तक में भी होगा, तो आप चाहे तो पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए, कौन सा जिला यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है? तो कच्छ। और कच्छ किसके लिए आकर्षण का केंद्र है? तो यात्रियों के लिए। यानी इस प्रकार हर एक लाइन में आपके पास एक एक मार्क के 2 सवाल बन सकते हैं और उसके जवाब भी आपको आपके हर लाइन में मिल सकते हैं। गुजरात में कच्छ जिला यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कच्छ में 2 प्रकार के रेगिस्तान है। कौन कौन से? एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। और इन दोनों रेगिस्तान में, रेगिस्तान उसको कहते हैं लेकिन उसमें रेत कहीं भी नजर नहीं आती। क्यों? ये कच्छ का रेगिस्तान है मित्रों। हम मरुस्थल में जाते हैं, राजस्थान की ओर जाते हैं, तो क्या देखते हैं? वहां पर ऊंट चलते हैं ना, सवारी में खाली ऊँट ही चल सकती है वहां पर, तो इसलिए वहां पर हम रेगिस्तान कहते हैं। लेकिन ये कच्छ की जहाँ बात हो रही है, तो देखिए कच्छ में कहीं भी रेत नजर नहीं आती। रेत यानी बालू, तो रेत कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए ये एक अनूठा रेगिस्तान है। क्योंकि वह सफेद रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है ना। वहाँ जितनी भी धूल है वो सारी एकदम सफेद वहाँ पर है, और इस कारण उसको हम सफेद रेगिस्तान के नाम से भी पहचानते हैं, और वह एक अनूठा रेगिस्तान है ना। तो ये तो हुई कच्छ के रेगिस्तान की विशेषता। ठीक है, अब आगे कच्छ का प्रवेश द्वार। तो यहाँ भी देखिए आपके पास अलग अलग मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं ना। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर अगर हम मुद्दे देखें तो पहले हमने देखा कच्छ का रेगिस्तान, और आपकी पुस्तक में भी ये सब आसानी से समझाया गया है, लेकिन मैं यहाँ मुद्दे लिख रही हूँ जिसके कारण आपकी और भी आसानी हो जाएगी समझने में। अच्छा, अब आगे देखिए आपके पास यहाँ पर अब हम बात करेंगे कच्छ का मुख्य प्रवेश द्वार, है ना। कहाँ से कच्छ की शुरुआत होती है और कहाँ इसका अंत होता है? तो कच्छ का मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है। कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा स्थल है? तो सामखियाली। और यहीं से कच्छ की उत्तर दिशा में यात्रा शुरू होती है। यानी कच्छ की यात्रा की शुरुआत किस दिशा से होती है? तो उत्तर दिशा से उसकी शुरुआत होने लगती है। और आगे रापड़ से धौलावीरा, ये वहाँ के गांव का नाम है, गांव यानी छोटा शहर भी है। तो रापड़ से धौलावीरा तक पहुँचते ही मोहनजोदड़ो, आपने समाज में भी इस शब्द को सुना होगा। मोहनजोदड़ो ऐतिहासिक स्थल है, बहुत पुराना स्थल है, स्मरण यानी याद। आगे जब धौलावीरा पहुँचते हैं तो हमको मोहनजोदड़ो का वहाँ पर परिचय होता है और अनुभव भी होता है। और इस प्राचीन नगरी के अवशेष कितने साल पुराने हैं? तो 5000 वर्ष पुराने उसके अवशेष हैं। और यानी 5000 वर्ष पहले की चीज़ वहाँ पे जो खंडहर के रूप में आज भी है, वो वहाँ आज दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम देखें तो वहाँ हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन दिखाई देता है। प्राचीनता यानी पुराने समय में, और आधुनिकता यानी आज के समय में। तो पुराने समय में भी हमें आज की शैली वहाँ पर दिखाई जाती है, क्योंकि जो पुरानी टूटी फूटी इमारतें हैं उनको आज भी वहाँ पर मरम्मत करके एक सही रूप में उस संस्कृति को हमारे देश के लोगों ने संभाल कर रखा है, और लोग प्रवासी के रूप में वहाँ पर आते भी हैं। आगे देखा जाए तो अब यहाँ आगे हम चलेंगे तो देखो सामखियाली के पश्चिम में भचाऊ आता है ना। भचाऊ वो एक शहर का नाम है। वहाँ से आगे जाओगे तो वहाँ गांधीधाम, जो आप कच्छ में, गुजरात का नहीं, गांधीधाम कच्छ का गांधीधाम वहाँ, और आदिपुर वो भी नाम है वहाँ का, और गोपालपुरी, ये 3 वहाँ पर जो है वो विकसित वहाँ के गांव है, ना शहर है ना गांव है, लेकिन वहाँ उद्योगों के कारण, छोटे मोटे उद्योगों के कारण वहाँ पर उद्योग धंधे खुल गए। इसलिए उसके लिए क्या है, लोग वहाँ पर अपने वहाँ पर आवक के लिए, पैसे की कमाई के लिए उस उद्योग धंधे से जुड़े और वहाँ पर बसने लगे, जिसके कारण इनका भी विकास हुआ। और उद्योगों के कारण विकास होने के कारण उसके पास ही एक कंडला बंदरगाह है। बंदरगाह એટલે તમે જાણો છો ને કે જ્યાં દરિયા કિનારે જે સ્ટીમર કે એના ઉપર જે સામાન પાણીના વાહનો દ્વારા સામાન એકબીજાના દેશ સુધી, રાજ્યો સુધી પહોંચાડવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો એને આપણે કહીએ છીએ બંદર। તમે ગુજરાતીમાં કહો છો, હિન્દીમાં એને બંદરગાહ કહેવાય છે, બરાબર? એટલે શબ્દો ध्यान રાખજો। आगे देखिए तो जो बंदरगाह है वो कच्छ के विकास के लिए, कच्छ की प्रगति के लिए उसमें भी सहायक रूप बनता है और महत्वपूर्ण है।
उसके आगे अगर देखा जाए तो कंडला से दक्षिण में, कंडला से जब आप दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां पर भद्रेश्वर जो जैन लोगों का मंदिर, मंदिर तो नहीं कहेंगे, जैन लोगों के मंदिर को हम जिनालय शब्द से जानते हैं ना, तो जिनालय वहां पर है जो जैन लोगों का प्रसिद्ध यात्रा धाम है। और वो कितना वर्ष पुराना है तो अंडरलाइन करो, 2500 वर्ष पुराना है जिनालय। 2500 वर्ष मतलब कितने हो गए समझ लेना। वो ऐतिहासिक खंडहर हमारे लिए है और उसका पुनर्निर्माण यानी फिर से उसका निर्माण किया जा रहा है एक नए रूप में यहाँ के लोगों के लिए, और बाहर से जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनके लिए फिर से एक नया दृश्य और नई प्राचीन प्रतिकृति यहाँ से उसको दिखाए, वे उनकी माहिती ले, उनका संपर्क करें और उसके बारे में जाने। इसके लिए फिर से उसका पुनर्निर्माण चल रहा है। मुंद्रा शहर और बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है और समुद्र के किनारे मांडवी एक सुंदर बंदरगाह है। मांडवी क्या है तो वो एक सुंदर बंदरगाह है जो समुद्र के किनारे है और एक प्राचीन नगर भी है। इस नगर में अब मांडवी की यहाँ पर देखो बात हो रही है ना, कि इस नगर में मांडवी की बात जहाँ हो रही है, मांडवी में क्या है तो देखो मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है और प्राचीन नगर है। इस नगर में राजा के महल है, पुराने समय के जो राजा है उनके महल यहाँ पर जो आज भी है वो उनको संभाल कर उनकी मौजूद करके रखे गए हैं। अब पवन चक्की, अब पवन चक्की क्या है वो भी तुम विज्ञान में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, कि जो दरिया के किनारे बिजली उत्पन्न करने के लिए तुम देखोगे कि समुद्र के किनारे लंबे लंबे खंभे जैसे और उस पर 4 पंखियों का जो पवन चक्की यानी वो चलती रहती है, विज्ञान में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो उस पवन चक्कियों के द्वारा भी वहाँ पर राजा के महल और वो पवन चक्की देखने के लिए भी लोग आते हैं कि उसका कार्य किस प्रकार से होता है। और VRTI नाम की वहाँ पर एक ग्राम्य यानी गांव में एक संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है VRTI। वो क्या है तो एक ग्रामीण संस्था है और वहाँ पर जिनालय यानी जैनों के मंदिर वहाँ पर मांडवी में कितने हैं तो 72 यानी 72 जिनालय सिर्फ मांडवी में जैनों के प्रसिद्ध धाम वहाँ पर जिनालय है। तो इसकी भी तुमको एक एक मार्क के प्रश्नों में इसका भी तुमको किसी भी तरह से प्रश्न उलट पलट के पूछा जा सकता है। तो ये भी आप एक एक मार्क की आपको ध्यान रखने की काफ़ी जरूरत है, इसलिए मैं हर एक लाइन आपको समझा रही हूँ मित्रों, कि जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। आगे देखें, 72 जिनालय है। बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। बिदड़ा वो गांव का नाम है, अंतरराष्ट्रीय यानी सभी राष्ट्रों में, राष्ट्रीय यानी सिर्फ हमारे राष्ट्र में जो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यानी हमारे राष्ट्र के बाहर भी जो दूसरे राष्ट्र है पूरे विश्व के, तो अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे विश्व के राष्ट्रों की बात हो रही है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय अस्पताल यहाँ पर बिदड़ा गांव में है। किस गांव में तो गांव का नाम है बिदड़ा, और कौन सा तो अंतरराष्ट्रीय अस्पताल जो पूरे विश्व में है, विश्व से संबंधित है। और डुमरा, कोठारी, सुगरी और जखो ये सारे वहाँ के गांव के नाम है जो मांडवी से आगे जाते समय रास्ते में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। और नलिया, यहाँ भी इस लाइन पर ध्यान देना मित्रों, नलिया शहर हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। अड्डा એટલે जैसे अभी तुम विमान मथक कहते हो ना गुजराती में, मथक यानी जहाँ पर रुका जाता है, विमान जहाँ रुकता है ना, रेलवे स्टेशन कहते हो, वैसे ही इसको हम विमान मथक भी बोलते हैं और गुजराती में तुम लोग अपनी भाषा में बोलते हो, लेकिन इसका हिंदी शब्द हवाई सेना का मुख्य अड्डा, अड्डा यानी मथक, उसका गुजराती शब्द भी और हिंदी शब्द भी होता है। तो हवाई सेना का मुख्य अड्डा कौन सा है तो नलिया शहर है। और आगे उसके जाओगे तो नारायण सरोवर आता है, वो भी पवित्र माना जाता है। नारायण सरोवर अति प्राचीन धार्मिक यानी वो बहुत पुराना भी है, धार्मिक यानी धर्म से संबंधित है, और पौराणिक यानी पुराणों की कथा से संबंधित यह स्थान है। वहाँ कोटेश्वर मंदिर है जो भगवान शंकर के लिए नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से रावण से भी तो आप परिचित होंगे, है ना, कि राम और रावण की लड़ाई हुई थी। रावण कितना विद्वान था, लेकिन फिर भी रावण जब यहाँ से गुजरा था तो उस समय इस कोटेश्वर मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यहाँ से होकर रावण गुजरा था। और आपको शायद ये नहीं पता कि किस लिए कथा प्रसिद्ध है। तो ये कथा कि जब रावण वहाँ से गुजरा था तो भगवान का उसको ऐसा वरदान था, उसने जब रावण ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ चलो,
तो उस समय पूरी वो लंबी घटना है, वो मैं फिर आपसे मैं बाद में डिटेल में फिर बात समझाऊंगी। अभी फिलहाल हम इस पाठ की ओर चले। तो यहाँ देखिए कोटेश्वर मंदिर जो नारायण सरोवर के है, और वहाँ पर कोटेश्वर मंदिर भी है जहाँ से रावण गुजरा था, और ऐसी मान्यता है, और इसलिए उस कोटेश्वर मंदिर भगवान शिव से उनसे संबंधित है, जो पुरानी यादों को छोड़ गए हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय यानी सूर्य का उगना, और सूर्यास्त यानी सूर्य का डूबना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त एक दूसरे का विरोधी शब्द भी है। इस प्रकार ये आकर्षण का केंद्र कि यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके आगे अगर आप चलिए तो लखपत, जो सिखों का, सिख यानी पंजाबी लोग, तो लखपत जगह का नाम है। गुरु नानक उनके जो आराध्य हैं, गुरु नानक के चरण, चरण यानी पैर, रज यानी धूल, उनके चरणों की धूल से वो पावन पवित्र एक स्थल है, प्राचीन पुराना, जहाँ गुरु नानक अपने समय में उन्होंने अपने पैर वहाँ रखे थे। तो आज भी वो उनके धार्मिक रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ गुरुद्वारा जीर्णावस्था में यानी टूटी फूटी अवस्था में वहाँ पर है, और लेकिन फिर भी मनोरम यानी सुंदर और बहुत आकर्षक दिखाई देता है। उसके आगे चले तो पांध्रो, पांध्रो एक वहाँ जगह का नाम है, शहर का नाम है। पांध्रो किस लिए प्रसिद्ध है, अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विद्युत निर्माण का केंद्र और खनिज संपत्ति के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो पांध्रो। अंडरलाइन करोगे तो कर लेना, ये शहर का नाम है। तो पांध्रो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये विद्युत निर्माण, या विद्युत यानी बिजली, तो बिजली के निर्माण के, जहाँ बिजली बनती है वहाँ से सप्लाई होती है। और खनिज संपत्ति, खनिज संपत्ति यानी जमीन के अंदर से जो संपत्ति प्राप्त होती है। और इसके लिए समाज में भी तुम इससे समझ गए होंगे कि जमीन के अंदर जैसे कोयला है ना, कोयला और ये बॉक्साइट, ये सब क्या है, हमको जमीन के अंदर से कुदरती रूप में जो हमें संसाधन मिलते हैं उसको हम प्राकृतिक संबंधी या कुदरती संपत्ति कहते हैं, है ना। तो विद्युत निर्माण का केंद्र और खनिज संपत्ति के लिए पांध्रो प्रसिद्ध है। लखपत से मध्य कच्छ में हाजी पीर की मजार है। मजार यानी यहाँ पर अब देखो मुसलमान धर्म, सभी धर्मों की यहाँ बात हो रही है मित्रों। इस पाठ में ये भी एक खासियत है, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें सभी धर्मों के धर्म स्थलों की, धार्मिक स्थलों की और ऐतिहासिक स्थलों की, दोनों की चर्चा इसमें इस पूरे पाठ में की गई है। तो देखिए लखपत से मध्य कच्छ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हाजी पीर की मजार, मजार यानी दरगाह, जैसा पहले भी हमने समझा। और यहाँ रेगिस्तान की झांकी दिखाई देती है। यहाँ से मजार से हमें रेगिस्तान चारों तरफ, जहाँ सफ़ेद ही सफ़ेद रण देखने को मिलता है, और झांकी यानी नज़ारा। रास्ते में माता का मढ़ आता है। अब देखो ये हिंदू धर्म से जुड़ा है मित्रों, है ना, कि मुसलमान धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, अब हिंदू धर्म, इन सारे धर्मों की इसमें बात की गई है। इसलिए अनेकता में एकता का भी यहाँ पर हमें प्रदर्शन दिखाई देता है। रास्ते में माता का मढ़ आता है जो धार्मिक स्थल है। यहाँ नवरात्रि, अब हम लोग हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि, जैसा कि अभी आप पहले देख चुके हैं, तो नवरात्रि में पद यात्रा, पद यात्रा पद एटले पैर, पद का समानार्थी पैर अथवा पग भी होता है ना। तो पैरों से चलकर पगपाड़ा, जेने तमे गुजराती में बोलो छो, हिंदी में पद यात्रा कहवाय। तो पद यात्रा करते हुए वे लोग अपनी धार्मिक मान्यता और अपने विश्वास के अनुसार वे वहाँ पर नंगे पांव पैदल चलकर वहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थल है। नखत्राणा यानी सुंदर, वहाँ के नज़ारे, नज़ारा यानी वहाँ का दृश्य इतना मनमोहक है कि कुदरती दृश्य अगर देखना है तो आप नखत्राणा जाकर अगर देखेंगे तो आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा, इतना सुंदर वहाँ का मनमोहक है। आगे जब देखा जाए तो इसमें फिर आगे नखत्राणा प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थल है, कुदरती है। और रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाय जैसे अनेक छोटे छोटे स्थल और गांव जैसे जगह वहाँ पर आगे रास्ते में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कच्छ का मुख्य केंद्र क्या है ना। तो कच्छ का मुख्य केंद्र भुज, अंडरलाइन कर लेना। भुज किसका मुख्य केंद्र है, तो कच्छ का। और कच्छ का मुख्य केंद्र क्या है, तो भुज। और भुज में कौन कौन से स्थल है, यहाँ पर स्थलों के नाम दिए गए हैं जिसकी मैं चर्चा कर दूँ। भुज में आईना महल, आईना यानी जेने तमे गुजराती में अरीसो कहो छो, है ना।
हिंदी में उसको कहते हैं आईना अथवा दर्पण भी हम उसको हिंदी में कहते हैं। और भुज में आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय जैसे कई पुराने दर्शनीय स्थल हैं। सन 2001 में, ईस्वी सन अंडरलाइन कर लेना, 2001 में आए भूकंप से, भूकंप कब आया था 2001 में, अथवा कौन सी घटना बनी थी, तो भूकंप की। तो भूकंप से खंडित शहर, जो उस समय 2001 के भूकंप में वो शहर खंडित हो गया था, यानी उसमें विनाश हो गया था, उस खंडित शहर को पुनः निर्माण यानी फिर से उसको नया बनाने के लिए एक सुंदर नए स्वरूप में आज वहां पर उसको प्रदर्शित किया गया है। भुज से आगे उत्तर में कौन कौन सा डूंगर है, तो भुज से उत्तर की ओर अगर हम जाते हैं तो खावड़ा और काला डूंगर, डूंगर यानी पर्वत है ना, पर्वत बड़े बड़े होते हैं और डूंगर छोटे छोटे होते हैं। तो देखो जो खावड़ा और काला डूंगर, ये दो वहाँ पर भुज के डूंगर हैं। ये कहाँ आए हुए हैं, तो भुज में। और पहाड़ पर चढ़कर, वहाँ उस डूंगर पर पहाड़ पर चढ़कर आप वहाँ के रेगिस्तान को देख सकते हैं और वहाँ के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। देश भर के लोग, सरकार और स्थानिक जनता द्वारा वहाँ पर क्या करते हैं, रणोत्सव और सफ़ेद रेगिस्तान देखने के लिए आते हैं। अब एक वस्तु और याद रखो कि वहाँ पर रणोत्सव का आयोजन कौन करता है। अब रणोत्सव कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये समझना है, तो रणोत्सव कहाँ होता है, कच्छ के रेगिस्तान में। और कच्छ के रेगिस्तान में जब रणोत्सव होता है तो वो किसके द्वारा आयोजन होता है, तो वो वहाँ की जनता और वहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा वहाँ का संपूर्ण आयोजन किया जाता है। और दूर दूर से, बाहर से, हमारे भारत में से भी और विदेशी लोग भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर रणोत्सव का जब वहाँ समय होता है तो वे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इस प्रकार यहाँ की जो भी यहाँ की खासियत है हमारे देश की, वो यहाँ आकर उसका आनंद भी लेते हैं। और भुज से हम कहाँ जा सकते हैं, तो अंजार की ओर जाया जा सकता है। और वहाँ एक संस्था है, देखो, सृजन संस्था। सृजन यानी निर्माण करना, सृजन का दूसरा समानार्थी शब्द है सर्जन। सर्जन और सृजन एक दूसरे का समानार्थी शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि रचना करना, कुछ नया बनाना। तो देखो सृजन संस्था, वो एक संस्था का नाम है। सृजन संस्था क्या करती है, तो उसमें देखो यहाँ हमें हस्तकला का परिचय मिलता है। हस्तकला यानी हाथ से बनाई गई चीज वस्तुएं कच्छ की काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और अगर यहाँ भी तुम अगर जाते हो तो देखो वस्त्रापुर लेक जहाँ पर है ना, वस्त्रापुर जहाँ तालाब है, वहाँ पर हाथ से बनाई गई चीज वस्तुओं का, गांव से जो लोग अपनी चीज़ें बनाकर लाते हैं तो उन लोगों की चीज़ों का भी यहाँ पर वस्त्रापुर में हमेशा हस्तकला का उसमें प्रदर्शन लगा होता है, कि जिसमें हाथ से बनी हुई लोगों की चीज वस्तुएं अनेक सुंदर सुंदर और उनकी मेहनत के अनुसार कितनी खासियत वाली चीज़ें मिलती है, जो हमें तैयार चीज़ों में उसका दर्शन नहीं होता है। तो देखिए हस्तकला के लिए कौन सी संस्था प्रसिद्ध है, तो सृजन नामक संस्था प्रसिद्ध है। और सृजन संस्था किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो एक हस्तकला के लिए यानी हाथों से बनाई गई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जेसल तोरल की ऐतिहासिक समाधि भी है, यानी ऐतिहासिक रूप के से भी यहाँ देखा जाए तो जेसल तोरल के लिए आप अपने समाज में पहले भी आप इसका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आगे इसके में चर्चा ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो उसकी समाधि यानी उनके मरने के बाद उनकी ज्ञात के रूप में बनाया गया एक चबूतरा, जो आज समाधि के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद वहाँ से आदिपुर और गांधीधाम जाया जा सकता है। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा समाप्त होती है। अब देखिए ये यात्रा कहाँ शुरू हुई थी, सामख्याली से, और पूर्ण कहाँ होती है कच्छ की यात्रा, तो याद आ गया आपको। अब ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की शुरुआत और अंत, तो सूरजबारी में इसकी यात्रा पूर्ण होती है और सामख्याली से शुरू होती है। और इसलिए कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हमारे पाठ में भी है। और आगे आप जब भी अगर प्रवास में जाए तो एक बार कच्छ की यात्रा जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आगे हम फिर दूसरे अध्याय में मिलेंगे। नमस्कार।